प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ की महा रिवीजन की ये 8वीं वीडियो है। चैनल पर आप नए आए हैं और 1 to 7 तक की महा रिवीजन की टैक्सेशन लॉ की पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में टैक्सेशन लॉ के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा तो आपको 1 to 7 तक की महा रिवीजन की वीडियोज़ मिल जाएंगी और वहाँ से आप महा रिवीजन कर सकते हैं। और चैनल पर नया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करारोपण क्या नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, राजस्व का मुख्य स्रोत, बी है सरकार की आय का स्रोत, सी है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कर क्या है, मतलब टैक्स क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, मुद्रा के रूप में अनिवार्य अंशदान, बी है राजस्व का मुख्य स्रोत, सी है सरकार की आय का स्रोत, डी है यह सभी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कर तथा अन्य भुगतानों। देखिए बड़ा क्वेश्चन जब आपको मिले तो उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कर तथा अन्य भुगतानों के बीच मुख्य अंतर यह होता है कि करदाता तथा सार्वजनिक अधिकारी के बीच कोई प्रत्यक्ष जैसे को तैसा का संबंध नहीं होता है। यह परिभाषा किसकी है? देखिए बड़ा क्वेश्चन रहता है, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हम एक ही बार में क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि समय भी कम रहता है। तो क्वेश्चन को हमें एक ही बार में पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को बार बार न पढ़ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये परिभाषा किसकी है ना। तो ऑप्शन है आपके सामने, डाल्टन, बी है प्रोटाजिग, सी है प्रोसिराज और डी है प्लेहन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, प्रोटाजिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एडम स्मिथ ने करारोपण के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है आपके सामने 4, बी है 8, सी है 12 और डी है 16। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 5, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में, देखिए धारा पूछी गई है यहाँ पर, ठीक है, तो किस धारा में ह्रास को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ह्रास को इंग्लिश में डिप्रिसिएशन बोलते हैं, तो ह्रास मतलब डिप्रिसिएशन को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, धारा 17(2) में, बी है धारा 10(1) में और सी है धारा 27 में और डी है अधिनियम में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, अधिनियम में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, करारोपण का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, समानता तथा न्यायशीलता का सिद्धांत, बी है निश्चितता का सिद्धांत, सी है ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, भाई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, तो निरपेक्ष करदान क्षमता का तात्पर्य करभार की उस अधिकतम सीमा से है जिसे अर्थव्यवस्था, फिर खाली स्थान है यहाँ पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उठा सके। इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने, ए है आयकर, बी है बिक्री, सी है उत्पादन, डी है वेतन। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? उत्पादन। तो यहाँ पर उत्पादन आ जाएगा, मतलब जिसे अर्थव्यवस्था उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, करदान क्षमता का क्या महत्व है? ऑप्शन है आपके सामने, आर्थिक क्षमता का ज्ञान, बी है संकट काल में सहायक, सी है कर व्यवस्था का सुदृढ़ आधार, डी है ये सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। मतलब करदान क्षमता का महत्व है आर्थिक क्षमता का ज्ञान, संकट काल में सहायक और कर व्यवस्था का सुदृढ़ आधार। ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, निर्धारित के द्वारा, या यहाँ पर निर्धारिती टाइप होने में गलत हो गया, यहाँ पर ता में बड़ी एक मात्रा होनी चाहिए, तो निर्धारिती, ठीक है, निर्धारिती के द्वारा अपने कारोबार की सुरक्षा के लिए किया गया व्यय निम्नलिखित में कौन सा व्यय होगा? ऑप्शन है आपके सामने, आयगत व्यय, बी है पूंजीगत व्यय, सी है संचय व्यय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, आयगत व्यय। क्वेश्चन नंबर 10, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में, देखिए धारा पूछी गई है, ठीक है, किस धारा में पूंजी संपत्ति को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, धारा 5(4), बी है धारा 2(14), सी है धारा 7 और डी है धारा 9। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, धारा 2(14). क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। कर धन के रूप में किया गया वह सामान्य तथा अनिवार्य अंशदान है, ठीक है। पेपर में आपके अगर क्वेश्चन आपको बड़ा दिखे, ज़्यादा साइज का, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कर धन के रूप में, ताकि हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए कह रहे हैं। कर धन के रूप में किया गया वह सामान्य तथा अनिवार्य अंशदान है जो राज्य के निवासियों को सामान्य लाभ पहुंचाने हेतु किए गए व्यय को पूरा करने के लिए व्यक्तियों से लिया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आपके सामने, प्रो साइलिगमैन, बी है प्लेहन, सी है एडम स्मिथ, डी है वाटरमैन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, प्लेहन। क्वेश्चन नंबर 12, सिराज की परिभाषा में निम्नलिखित में किस बात पर बल दिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, ए है कर सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा जनता से वसूल किया जाता है, बी है यह एक अनिवार्य भुगतान है और यह सार्वजनिक भलाई के कार्यों के बदले में लिया जाता है, सी है कर का संबंध किसी विशेष लाभ से नहीं होता है, डी है ये सभी। तो यहाँ पर डी होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, कराघात से करापात अथवा कर भार की स्थिति में पहुंचने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, कर विवर्तन, बी है आयकर, सी है करदान, डी है कर संग्रह। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा आपका, कर विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 14, जब राज्य द्वारा एक ही आधार पर एक से अधिक प्रकार से कर लिया जाता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन है आपके सामने, कर विवर्तन, निरपेक्ष करदान, दोहरा करारोपण और डी है करदान। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, दोहरा करारोपण। क्वेश्चन नंबर 15, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में मूल्यांकन तिथि, इसको मैं आपको येलो कलर कर देता हूँ, मूल्यांकन तिथि को परिभाषित किया गया है? किस धारा में? आपके सामने ऑप्शन है, धारा 2 में, बी है धारा 7 में, सी है धारा 5 में और डी है धारा 9(3) में। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा, धारा 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, करदान की क्षमता की सीमा उस बिंदु पर आती है जहाँ पर करारोपण से उत्पादन प्रभावित होता है, यही परिभाषा है। ऑप्शन है आपके सामने, सर जे स्टैम्प, बी है प्रो सिराज, सी है प्रो मैसन और डी है प्रो मसग्रेव। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर होगा प्रो मैसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, सापेक्षिक करदान क्षमता क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, एक वास्तविकता, बी है कल्पना, सी है एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, एक वास्तविकता। 18 नंबर, कर सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, चाहे भले ही इसके बदले में करदाता को उतनी सेवाएं प्रदान की गई हों अथवा नहीं। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है डॉक्टर डाल्टन की,
बी है प्रो सिराज की, सी है प्रो सेलिगमैन, डी है प्रो मुसग्रेव। किसकी है यहाँ पर परिभाषा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा डॉक्टर डाल्टन की। 19 नंबर, निम्नलिखित में से करारोपण का सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने, लोच का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत, और डी है ये सभी सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, स्थायी खाता संख्या को संक्षेप में क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, टिन, बी है पैन, सी है एटीएम, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर पैन होगा। ठीक है, इसको हम स्थायी खाता संख्या हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दिया करिए। धन्यवाद दोस्तों।